नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले 2-1 दिनों में हो सकता है, ऐसे आसार बन रहे हैं। दरअसल कल और आज 2 दिन के लिए पटना दौरे पर गए थे चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनके दोनों साथी भी थे और पूरी टीम थी। अब वो पूरी टीम दिल्ली वापस लौट आई है और वैसे आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब वैसी ही हलचल मच जाती है जैसे पहले मोदी जी के रात 8 बजे के राष्ट्र के नाम संबोधन के वक्त मचती थी। इससे पहले आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश जी यानी गुप्ता जी ने पहले की थी और फिर आज की है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी अचानक अवतरित होकर कोई भी घोषणा कर देते थे, आपको याद है रात को 8 बजे, जिसका व्यापक असर पड़ता था। कभी वो लॉकडाउन की घोषणा करते थे तो कभी कहते थे झोला उठा के चल दूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। उसी तरह बीते दिनों ज्ञानेश गुप्ता ने भी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई कि अब चुनाव आयोग क्या कहने वाला है। क्या वो वोट चोरी पर कोई नया बयान देने वाला है? क्या एसआईआर को लेकर नई घोषणा करने वाला है? इसलिए आज जैसे ही खबर आई कि 2 बजे से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कयास लगने शुरू हो गए। चूंकि ये आयोजन पटना में था, वह तो पहले माना गया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान, हालांकि किसी भी राज्य में चुनाव हो, तारीखों का ऐलान उस राज्य में जाकर चुनाव आयोग नहीं करता है बल्कि दिल्ली में ही करता है। अभी तक यही होता रहा है। लेकिन चूंकि ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो अपनी बातें आजकल उल्टी गंगा बहा रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है, बिहार में तो गंगा है ही, तो लगा ऐसा कि शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन चुनाव की घोषणा, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, बल्कि ये बताया गया कि इस बार बिहार चुनाव में क्या कुछ नया होने जा रहा है। क्या कुछ बताया है उन्होंने, जरा कुछ पॉइंट वाइज आपके सामने रखना चाहता हूं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा है, जो मुख्य बातें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चुनाव की तैयारियों को लेकर है, वो जरा देखिए। कह रहे हैं यहां पर कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर अब 1200 कर दी गई है। इससे मतदान के अंतिम घंटों में भीड़ और प्रतीक्षा का समय कम होगा। पहली बात ये कही इन्होंने। दूसरी बात ये कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मोबाइल फोन जमा कर सकेंगे और वोट डालने के बाद वापस ले सकेंगे। ये व्यवस्था हाल के उपचुनावों में सफल रही थी। मतदान केंद्रों पर पहले भी रख रहे थे, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन यह है कि बाहर रखते थे, अब हो सकता है कि अंदर रखें। तीसरी बात कि पीठासीन अधिकारियों को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले पार्टी एजेंटों को फॉर्म 17C सौंपना होगा, जिसमें बूथवार मतदान संबंधी आंकड़े शामिल होंगे। चौथी बात इन्होंने कही है कि वोटर सूचना पर्ची में सीरियल और पार्ट नंबर को बड़ा और पढ़ने में आसान बनाया गया है, जिससे प्रोसेसिंग तेज होगी। उम्मीदवारों की तस्वीरें अब रंगीन होंगी, जो उम्मीदवार होंगे उनकी तस्वीरें रंगीन होंगी। पांचवी बात इन्होंने कही कि पारदर्शिता के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होगी। मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग होगी ऑनलाइन। डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम की अंतिम 2 राउंड से पहले पूरी होगी। ईवीएम की अंतिम 2 राउंड की गिनती से पहले पूरी होगी डाक मतपत्रों की गिनती। ये एक नया नियम लेके आए हैं। हालांकि डाक मतपत्रों की गिनती पहले सबसे शुरुआत में होती थी और उसके बाद फिर ईवीएम का पिटारा खुलता था, आपको याद होगा। लेकिन बाद में ये भी हुआ कि पहले ईवीएम खोल लिए, उसके बाद डाक मतपत्र को खोले। अब कह रहे हैं कि अंतिम 2 राउंड से पहले करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पर इन्होंने कही आज की क्या कुछ हम तैयारियां कर रहे हैं और किन तैयारियों के साथ अब हम यहाँ से पटना से वापस लौट रहे हैं दिल्ली। ज्ञानेश कुमार ने यह भी बताया है कि अब पूरे देश में एसआईआर होगी। बिहार में कर लिया, बिहार को लेके कह रहे थे बिहार जो है वो इतनी पुरानी सभ्यता की जननी है और यहीं से अब फिर एसआईआर को भी इन्होंने बिहार में इतने शानदार ढंग से लागू करवाया है और एसआईआर में इतनी अच्छी भागीदारी रही यहाँ की जनता की, यहाँ के बीएलओ की। अपने बीएलओ को इन्होंने बुलाया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबके साथ फोटो खिंचाई, सबसे तालियां बजवाई, सब कुछ हुआ। आज पूरा एक जो मंच होता है वही मंच जैसे मोदी जी सजाते हैं वैसे ही मंच आज ज्ञानेश कुमार जी सजाए हुए थे। ज्ञानेश गुप्ता ने एसआईआर की घोषणा पूरे देश में तो इसी मंच से की और इसके साथ ही उन्होंने आधार कार्ड को नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना। यह भी पूर्ण रूप से आज खुले तौर पे कह दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं कि आधार कार्ड स्वीकार किए जाने चाहिए। हम गणना फॉर्म जो उस समय जो अभी चल रहा था
SIR में, उस गणना फॉर्म में भी आधार कार्ड स्वीकार करते थे और अब भी स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा, पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है। जरा सुन लीजिए इसी मसले पे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी वाणी भी सुनिए। सारी बातें मैं ही बता रहा हूं, सुन लीजिए इनकी जुबानी। जहां तक 1, 2 या 3 फेज चुनावों की बात है, हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं और चुनाव आयोग इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश हैं कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है, उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आधार, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, भरा था कि नहीं? तो इन्यूमरेशन फॉर्म में ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड मांगा था। आधार एक्ट के तहत भी और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 26 के तहत भी आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आधार का जो होल्डर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। अगर आपने किसी ने भी 2023 के बाद अगर अपना आधार बनवाया हो या 2023 के बाद अगर आपने डाउनलोड किया हो, तो आधार कार्ड स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अंतर्गत यह भी कहता है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और आधार एक्ट के तहत आधार न तो जन्म तिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न आपके रहने की जगह का प्रमाण माना जा सकता है और न नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा और हम उस आदेशों का पालन भी कर रहे हैं कि आधार कार्ड लेना चाहिए। हम भी आधार कार्ड इन्यूमरेशन फॉर्म में भी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, और जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो 12वां हो तो भी ठीक है। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कही है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग भारत में मतदाता सूची तैयार करता है, विधानसभा चुनाव के लिए भी और लोकसभा चुनावों के लिए। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसी भी मतदाता की पात्रता की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, उस बूथ के आसपास का निवासी हो और 18 वर्ष के ऊपर। तो 18 वर्ष के ऊपर की आयु का प्रमाण आधार नहीं होता। तो सुन लिया आपने, यहां पे लगातार आधार को लेकर इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, इसलिए क्योंकि ये आधार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद, ऑर्डर के बाद इनको आधार को फाइनल करना पड़ा। जिस एनुमरेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें गणना फॉर्म, एनुमरेशन फॉर्म में हमने आधार की डिमांड की थी। इन्होंने डिमांड नहीं की थी बल्कि ऑप्शनल रखा था आधार नंबर देने के लिए। और अब 12वें दस्तावेज के रूप में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, डांटते हुए, फटकारते हुए, तो अपने आप को यहां डिफेंड कर रहे हैं प्रेस के सामने ज्ञानेश कुमार जी। इस बयान से जाहिर होता है
कि चुनाव आयोग एसआईआर में उठते सवालों पर जरा भी लचीलापन नहीं दिखा रहा है और अपने फैसले को इस तरह से सही करार दे रहा है। बहरहाल आज चुनावी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ और न ही उन सवालों के जवाब मिले जो वोट चोरी के आरोपों के बाद उठे थे। चुनाव आयोग ने आकर अपने मन की बात कह दी। हालांकि अब जनता के मन में क्या है, इस पर सियासी दलों को चिंता करनी चाहिए, खासकर बीजेपी और जेडीयू को, जो लगातार सत्ता में बने हैं, लेकिन पिछले 20 साल से सत्ता में हैं नीतीश बाबू, लेकिन अब सुझाव यात्रा निकालने पर मजबूर हो रहे हैं। घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने आज से सुझाव यात्रा शुरू की है, जिसमें 1 करोड़ लोगों से राय मांगी जाएगी। यह यात्रा 20 अक्टूबर तक चलने वाली है। बीजेपी की यात्रा, सुझाव यात्रा कि घोषणा पत्र में क्या क्या लेना चाहिए, आप बताइए। बीजेपी का यह कदम बता रहा है कि इस बार उससे डर लग रहा है, तभी जनता की याद आई है। हालांकि आरक्षण जैसे मुद्दों पर घिरी बीजेपी कैसे घोषणा पत्र तैयार करेगी, यह भी देखना होगा। लेकिन उधर आज तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि 17 महीने हमारी सरकार थी तो हमने 65% आरक्षण को बढ़ाया, लेकिन भाजपा के आते ही उस आरक्षण को समाप्त करवा दिया गया। यह भाजपा आरक्षण चोर पार्टी है। अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में दरअसल तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं वही आपके सामने रख रहा था। थोड़ा उनकी बात, उनकी जुबानी सुन लीजिए, सुनते हैं। हम लोग आएंगे तो सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग जो है आर्थिक न्याय भी करने का काम करेंगे। और इस देश में कोई माइकल लाल नहीं है जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और आरक्षण को खत्म करके दिखाए। हम लोग संविधान को मजबूत करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और आरक्षण के सीमा को भी बढ़ाएंगे। हम लोगों की सरकार थी, 17 महीने 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, लेकिन बीजेपी आते ही इस आरक्षण को समाप्त करा दिया गया। यानी लाखों के तादाद में नौकरियां बहालियों में आप लोगों के समाज के लोगों को नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी आरक्षण चोर पार्टी है, आरक्षण चोर पार्टी। इसलिए इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत। यह बीजेपी आरक्षण चोर पार्टी है, इसलिए इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार कठपुतली सरकार चला रहे हैं। तो बिहार में संविधान और आरक्षण का मुद्दा फिर जोर पकड़ रहा है। कह रहे थे भी, आपने सुन लिया तेजस्वी यादव को। ऐसे में बीजेपी कैसा रुख अख्तियार करेगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है, और उधर बिहार चुनाव से रिलेटेड तमाम अपडेट क्या हैं, इन सब की बात हम करने जा रहे हैं इस चर्चा में। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, शायद अभी भी आप बिहार में ही हैं, ऐसा लग रहा है। आपके पास ही आना चाहता हूं। बिहार में ज्ञानेश जी का ज्ञान सुन लिया आपने? नजर थी, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी रहा था तो उनके बयान से लग रहा था कि अंदाज तो वो तारीख ऐलान करने वाला है, लेकिन लॉजिक हमें ये कहने को मजबूर कर रहा था कि ये नहीं संभव है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आज फाइनल लिस्ट हुई बिहार में, उस बारे में चुनाव आयोग को बताया गया, वो सारी चीजें हुई। तो आज कल मेट्रो का उद्घाटन और दूसरी तमाम चीजें होनी है। प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी उद्घाटन न करे, उससे पहले हो जाए, ये तो हम लोग को लग ही नहीं रहा था। तो बहरहाल पटना में हमें महसूस नहीं हो रहा था कि चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी। तो लेकिन जो कुछ बातें उन्होंने कही उससे निश्चित रूप से ये बात सिर्फ पटना और बिहार से जुड़ी नहीं है, पूरे देश से जुड़ी है। और वो है कि सवालों के जवाब नहीं मिले ज्ञानेश कुमार जी से। और जो बातें आपने आधार के बारे में विस्तार से बताई कि आधार पर इतना बोलना पड़ रहा है, उनको क्यों बोलना पड़ रहा है? आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, आधार निवास स्थान का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, तो आधार है क्या?
ये तो बताया ही नहीं उन्होंने, फिर आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हम उसका पालन कर लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, ये बात तो वो बता ही नहीं रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट में शायद बताना पड़े कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा और आपने उसका क्या बना दिया। ये एक बात है। दूसरी बात है कि चुनाव को लेकर के जो तब्दीलियां हुई हैं बहुत गंभीर तब्दीलियां हैं और जो शंका को बढ़ाती हैं कि आप ईवीएम जो बैलेट पेपर की गिनती है उसको आप आखिरी 2 चरण से पहले करेंगे। यानी आप वोटों का ट्रेंड जब स्पष्ट हो जाएगा, जब कुछ वोटों से कोई आगे पीछे होगा, तब आप वो बैलेट पेपर से गिनेंगे जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते रहे। और हम जानते हैं कि बैलेट पेपर से कई प्रदेशों में चुनाव का रुख कुछ और दिख रहा था और बाद में ईवीएम आया तो कुछ और रुख हो गया। हम ये भी जानते हैं कि बिहार में पिछले बार 10-11 सीटों पर बैलेट पेपर की ही गिनती आखिर में की गई और उसमें ऊपर नीचे आंकड़े हुए, और वो सब तब था जबकि लिखित रूप में ये व्यवस्था नहीं थी कि बैलेट पेपर को आखिर में गिनना है, बैलेट पेपर को शुरू में गिनना है, ये व्यवस्था थी। उसका उल्लंघन करके बीते समय में बेईमानियां हुई हैं और आज उस बेईमानी को हम बेईमानी न कहें, उल्लंघन न कहें, इसलिए उसको ही कानून बना दिया गया, नियम को बदल करके वही नियम बन गया, माने बेईमानी ही नियम है, ऐसा चुनाव आयोग ने कह दिया। अब बहुत सारी बातें एसआईआर को लेकर के अपनी पीठ खुद थपथपाना, जबकि लगातार आंकड़े अपोजिशन दे रहा है, देना शुरू किया है, अभी 2 दिन से दे रहा है कि किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया में किसी विधानसभा में 69% महिला का नाम कट गया, किसी में 63% महिलाओं का नाम कट गया। ये सब जो संभव नहीं लगने वाली बातें हैं वो सारी चीजें दिख रही हैं। मुस्लिम बहुल आबादी में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। इसके अलावा जिन लोगों को मौत बता करके, मृत्यु बता करके बताया गया कि इनका नाम कटा है, इन सब का कोई आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया है कि कितने लोग, जो कौन लोग, और उसको बताया नहीं। दूसरी बात है, एक बार फिर चुनाव आयोग ने कहा कि हमने हर जिला स्तर पर, डीएम के स्तर पर हर पार्टी को वो सूची सौंप दी है, वोटर लिस्ट की, वो सब बातें बताई। लेकिन मूल बात क्या है कि वोटर लिस्ट जो जिला स्तर पर सौंपी जाती है वो उसका फोटोकॉपी कर सकते हैं, उसको आप कंप्यूटर में डिजिटाइज फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। तो एक वोटर 2 जगह है या एक वोटर आईडी वाला 2 जगह व्यक्ति है, इसको समझने के लिए 2 अलग अलग जगहों का मिलान होगा तब तो समझेंगे। हम एक जिला का वोटर लिस्ट लेकर के कैसे समझ लेंगे कि उस व्यक्ति का कहीं और भी वोटर लिस्ट में नाम है। बात राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पूरे देश का वोटर लिस्ट सिंक होना चाहिए। तब भाई कर्नाटक में बैठ करके या किसी दूसरे प्रदेश में बैठ करके आप बंगाल में एक एपिक कार्ड से कई लोग वोट डाल देते हैं। तो ये सारी चीजों का निपटारा करने के बजाय और पुख्ता कर दिया गया कि हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे। यानी बेईमानी को बिल्कुल वैधानिक बनाने की तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार की दिखी है। अपोजिशन नाखुश है, सबकी प्रतिक्रिया इसी रूप में आ रही है कि ज्ञानेश कुमार ने जो बातें कही हैं उन तथ्यों को छुपाया है, जितना उन्होंने बताया उससे ज्यादा छुपाया है। तो और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन हमें जो फौरी तौर पर देखकर लगता है वो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने की ईमानदारी जो है और उस पर सवाल उठने की बातें हम इसमें देख सकते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से दिख रही है। जी बिल्कुल आता हूं दोबारा। जरा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। आपने भी सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली आपने, और ये उम्मीद थी हम लोगों को कि शायद आज चुनाव की घोषणा कर दें, भले पटना से ही सही, लेकिन पटना में भोजपुरी और मैथिली पढ़ के बोलते हुए नजर आए थोड़ा बहुत अपने उद्बोधन में ज्ञानेश कुमार जी। लेकिन जो सवाल पत्रकारों ने पूछे उन सवालों से वो बचते भागते हुए भी नजर आए। बुर्के वाली महिलाओं के
को आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी स्पेशल जांच हो, ये सवाल भी पूछा गया। उसमें वोटर आइडेंटिफिकेशन की बात उन्होंने कही, अभी आप सुन भी रहे थे, लेकिन वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। हाइड्रोजन बम की बात पूछी गई, राहुल गांधी ऐसा करने वाले हैं, इस पे आप क्या कहेंगे, नहीं बोल पाए। वोटों की चोरी पर सवाल पूछा गया, नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। कई जगह दो एक ही एड्रेस पे कई वोटर्स हैं, उसके सवाल पूछे गए। सवाल तो पत्रकारों ने बहुत अच्छे पूछे, लेकिन जवाब क्योंकि इधर नोएडा मीडिया के एंकर्स तो वहां जाते नहीं हैं, तो इसलिए सवाल उनके ही पत्रकार वहां रहते हैं तो पूछ लेते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी उनकी बची हुई है, तो इसलिए पूछा सवाल, अच्छे सवाल आए। आपको याद होगा प्रशांत जी की दिल्ली में भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, ज्ञानेश कुमार ने, तब भी अच्छे सवाल पूछे गए थे, लेकिन जवाब नहीं दिया था। आज भी भागते हुए, और फाइनली तो इन्होंने ये कहा कि चूंकि अब फ्लाइट पकड़नी है, दिल्ली जाना है और हमारे पास समय नहीं है, बच के निकल लिए। लेकिन ओवरऑल क्या कुछ दिखाई देता है आपको? क्या चुनाव पारदर्शी तरीके से होने जा रहा है? एक बड़ा सवाल है बिहार में। राजीव जी, जो दिखाई दे रहा है वो बहुत चिंताजनक है। पहली बात की उन्होंने 2-3 अपने आप को ही उन्होंने जो है कॉन्ट्रडिक्ट किया है, अपना ही विरोधाभासी एक नजरिया दिखाया है। जब उनसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी कांग्रेस पार्टी ने, तो उन्होंने ये कहा कि वो क्या हम बहु बेटियों की इज्जत जो है वो दे दें, उनकी सीसीटीवी फुटेज, और अब वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। और बीजेपी की मांग है बुर्का वाली महिलाओं को की शिनाख्त करना, कौन करेगा उसको? और केवल मुस्लिम महिलाएं पर्दा नहीं करती, पर्दा सभी समुदाय की महिलाएं कहीं किसी न किसी ढंग से करती हैं। भारत में हिंदू महिलाएं करती हैं। एक जो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब वो नहीं दिया उन्होंने संख्या के साथ, वो नरेंद्र मोदी जब भी बिहार जा रहे हैं घुसपैठियों का सवाल उठा रहे हैं, और घुसपैठिए पर उन्होंने संख्या नहीं बताई। इस एसआईआर करने का सबसे बड़ा जो लॉजिक दिया गया, जो कारण बताया गया था कि बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक जो है वो मतदाता बन गए हैं। तो कितने विदेशी नागरिक मतदाता बने हैं, कितनों की पहचान आपने की है, कैसे की है, ये आप नहीं बता पाए। ज्ञानेश कुमार जी इस सवाल का जवाब नहीं दिए। सवाल ये आया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि कितने विदेशी नागरिक हैं। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विदेशी नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं, कांग्रेस ने बना दिए, 11 साल से सरकार उनकी है, गृह मंत्री उनके हैं। घुसपैठिए कहाँ से आते हैं? जमीन फोड़ के निकल आते हैं कि बॉर्डर से आते हैं? तो ये सारे सवाल है। ये कि चिंता की बात राजीव जी क्या है, बिहार के इलेक्शंस में जो पूरा रवैया बिहार के एसआईआर के बाद चुनाव आयोग का दिखाई दिया, वो बहुत चिंताजनक है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। ये पहली बार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हो रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव आयोग को एक तरीके से जिम्मेदार बना दिया कि हमको चुनाव जितवाओ। और ये सबसे बड़ा जो एक संकट है भारत के लोकतंत्र में, वो ये है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, जहाँ संसद है, जहाँ पे संविधान है, उसके अंदर एक तानाशाह वाला दफ्तर है, जो आरटीआई का जवाब नहीं देता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं देता, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जवाब नहीं देता है, पॉलिटिकल पार्टी से बात करता है तो धमकी के साथ बात करता है कि तीसरा विकल्प नहीं है। इनके पहले राजीव कुमार भी इसी तरीके से बर्ताव करते थे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है चुनाव व्यवस्था की। तो पूरी चुनाव व्यवस्था सवालों के घेरे पे है, और चाहे वो मतदाता सूची का मामला हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मामला हो, सबसे बड़ी चीज की लेवल प्ले फील्ड पैदा करना, कि सब पार्टियों का समान अधिकार होगा, समान भाव से पॉलिटिकल पार्टी लड़ेंगी। आपने पूरा उनको विंडो दिया बड़ी बड़ी घोषणाएं करने का,
नीतीश कुमार कैमरे के सामने दिखाई दे रहे हैं, नेशनल मीडिया के सामने, कि वो कह रहे हैं महिलाओं से कि आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप मतदान भी दीजिएगा हमको। तो पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तहस नहस हो चुका है इलेक्शन कराने का। इलेक्शन कमीशन की क्षमता और इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता और इनकी क्रेडिबिलिटी, नियत, इन सब पे सवाल खड़े हैं। और ये सवाल मैं नहीं खड़ा कर रहा हूँ, आप कोई भी हाल फिलहाल पिछले 2 साल के अंदर जो सर्वे हुए हैं आप देखिए कि उसमें जब भी चुनाव आयोग के बारे में सवाल होता है तो लगभग आधे से भी ज्यादा लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास चुनाव आयोग पर नहीं है। अब संविधान ने चुनाव आयोग को बहुत व्यापक शक्तियां दी हैं, अनअकाउंटेबल, बिल्कुल एक तरीके से उनको जवाबदेही किसी प्रकार की तय नहीं की गई है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट को जो है इसको नए सिरे से सोचना चाहिए कि क्या इलेक्शन कमीशन इसी तरीके से काम करेगा कि चुनाव जो कि बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारी भारत की डेमोक्रेसी की, वो अगर हाईजैक हो जाए और कोई भी सत्ताधारी पार्टी, अमित शाह ये दावा अगर करते हैं कि 50 साल सत्ता में रहेंगे तो उनका दावा गलत नहीं लगता मुझको जी, क्योंकि अब उन्होंने चुनाव आयोग को एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। और तमाम, देखिए, जब से भारत के चुनाव हो रहे हैं तब से चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव प्रक्रिया के ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। कभी बूथ कैप्चरिंग का मामला आता था, कभी चुनाव में छोटी मोटी धांधलियों का मामला आता था, बैलेट पेपर की गिनती का मामला आता था, बहुत सारी बातें आती थी। लेकिन ये पहली बार कभी किसी सत्ताधारी पार्टी ने ये कोशिश नहीं की कि चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में कर लो और मनचाहा इलेक्शन रिजल्ट इनसे निकालो। ये पहली बार बीजेपी ने इसको कर दिया है और ये पिछले कई साल से हो गया है। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी के आरोप क्या है, 1 लाख वोट कैसे जुड़ गए, कैसे वोट डिलीट हुए एक इंडस्ट्रियल तरीके से, दूर बैठकर सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये सब इलेक्शन कमीशन के ही नाक के नीचे हो रहा है और इलेक्शन कमीशन इसको होने दे रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि क्या भारत का चुनाव आयोग किसी सत्ताधारी पार्टी के कंट्रोल में काम करेगा या वो लेवल प्ले फील्ड बनाएगा और पारदर्शी चुनाव कराएगा। मुझे इस पूरे बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही लग रहा है कि चुनाव आयोग एक संस्था के तौर पर खत्म हो चुका है। जी, चुनाव आयोग एक संस्था के तौर पर कैसे खत्म हो गया है ये यहाँ समझना होगा। प्रफुल्ल जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ, आज के ज्ञानेश कुमार जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखा जाए और कितना ज़रूरी थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी बताइए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या यहाँ से हम एक जो लेवल फील्ड की बात जो कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब सवाल पूछे जा रहे हैं जो ओरिजिनल सवाल हैं जिसमें वोटों की चोरी की बात, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है, उससे ये भागते हुए क्यों नजर आते हैं? SIR पे पीठ थपथपाते हैं, लेकिन वोट चोरी कैसे रोकी जाए, या खुल के कहें ना कि जो आरोप लग रहे हैं ये आरोप हम बिल्कुल ये निराधार साबित कर देंगे, हम कहते हुए नजर नहीं आते, भागते हैं फिर इससे। देखिए सर, ये पहले ही आपने पूछा जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, अमूमन करते हैं, लेकिन आज कल से जो ये एक्सरसाइज यहाँ कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत किए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, इसमें कहा तो नई बात तो कुछ नहीं कही उन्होंने। और जो बात उन्होंने कही वो इसलिए कही कि अभी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाएगा तो कह सकेंगे कि हाँ, हमने राजनीतिक दलों से बातचीत की है, सभी सहमत हैं, सभी SIR से संतुष्ट है, किसी की कोई शिकायत नहीं है। जो थोड़ी बहुत शिकायत है, जो सवाल किए गए हैं, उनका जवाब हम देंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें सोशल मीडिया का एक सिंबल दिख रहा था, आपने जरूर ध्यान दिया होगा। वो सोशल मीडिया का सिंबल दिख रहा था, लेकिन सोशल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों के लिए इनके यहाँ कोई जगह नहीं होती है जो जाकर के पूछे। कोई यूट्यूबर तो इनसे पूछ नहीं सकता, सिंबल ये इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये सब करते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट की जो परिभाषा करते हैं उसमें वो लोग नहीं आते। खैर मैं उस बात पर नहीं जाता हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कहने के लिए, बयान देने के लिए इनको सुविधा होगी कि हमने सबों से बात कर लिया, सभी राजी हैं। दूसरी बात, इन्होंने भोजपुरी और मैथिली का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी बात है, ये सांकेतिक संबोधन में इन्होंने लिया, लेकिन क्या उनको पता नहीं है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। तो उर्दू की उपेक्षा क्या जानबूझकर की गई? और अब जब आप मोहन भागवत जी कहते हैं कि जाति और भाषा से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए, उस समय में आप भाषा का कौन सा राग अपना रहे हैं? आप आपको क्यों इमोशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए? आपके जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? आप एक फॉर्मल इसमें थे, और अगर कर ही रहे थे तो वहां मान लीजिए अंग्रेजी नहीं किया, ठीक है, हिंदी अगर किया तो उर्दू के प्रति मैं ये मान सकता हूं कि जानबूझकर आपने नहीं किया, लेकिन आपने जो किया उसका नतीजा क्या होगा? कोई जानबूझकर अगर नहीं भी करे, गैर इरादतन भी करे, परिणाम तो भुगतना ही होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है। उसी बात, मतदाता सूची फाइनल नहीं हुई है। 10 दिन नामांकन के 10 दिन पहले तक मतदाता सूची खुली रहेगी, उसमें आप जब चाहेंगे तब नाम शामिल करेंगे और जब नाम चाहे तब नाम हटा देंगे। तो इसका मतलब अगर मतदाता सूची अभी भी फ्रीज नहीं की गई है, अभी भी वो फ्लूइड सिचुएशन में ही है, तो यह कौन सी स्थिति है? ये क्या चुनाव कराने लायक स्थिति है? जबकि राजनीतिक पार्टियों को मतदाता सूची पर ही भरोसा नहीं होगा कि मतदाता सूची की सैंक्टिटी तो छोड़िए, एग्जिस्टेंस क्या है, पहले नॉन एग्जिस्टेंस कंप्लीट हो, एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश हो, तब न सैंक्टिटी की बात उठेगी। आप बोले 10 दिन पहले किया जाएगा, ये क्या है? ये कौन सा नियम है? इतना एडोकिज्म क्यों है? अभी तक आप फाइनल नहीं कर पाए हैं, अब कब करेंगे फाइनल? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अगर फ्रीज नहीं कर रहे हैं कि आप 100%, प्रशांत सर ने बिल्कुल सही कहा कि 100% आप वेबकास्टिंग कराएंगे, लेकिन इसको रखेंगे कहाँ? दूसरी बात, आप डाटा जो दे रहे हैं फ्रैक्चर्ड डाटा देते हैं, एक डाटा से दूसरे डाटा का मिलान अगर नहीं हो सकता है तो उस डाटा को लेकर के कोई करेगा क्या? अगर कंपेरेबल नहीं है, अगर वेरिफाइबिलिटी उसमें नहीं रहती है तो उस डाटा को लेकर के कुछ नहीं होगा। डाटा उसको बोलते हैं जंक डाटा, वो कोई एक्सप्रेस डाटा नहीं, वो जंक डाटा है। जंक डाटा का कोई महत्व होता नहीं है। ये भले कहें मतदान को त्योहार की तरह करने की बात कह रहे हैं, क्यों धार्मिक शब्दावलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, धार्मिक संकेत दे रहे हैं? जानबूझकर न कर रहे हो तो भी खतरनाक है, और जानबूझकर कर रहे हो तो बहुत खतरनाक है। शंका इसलिए बार बार उठती है कि तमाम आधारों पर ध्रुवीकरण की बात होती है। देखिए 1981 में, 1981 में उर्दू को भारत का बिहार का सेकेंड लैंग्वेज बनाया गया। उर्दू को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी किस तरह का बखेरा खाया किया गया, ये हम सब ने देखा। वोटर आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आइडेंटिफिकेशन की बात करते करते ये सिटीजन वेरिफिकेशन पर कैसे आ गए? वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए तो एपिक कार्ड पर्याप्त है, वहां आधार की क्या चर्चा हो गई? लेकिन बोलते हैं कि आधार यह सब नहीं है। तो ठीक कहा प्रेम कुमार सर ने, आधार यह सब नहीं है, वो तो ठीक है, तो आधार है क्या यह तो बताओ। ये जो ब्रह्म की परिभाषा जो लोग करते हैं वो बोलते हैं नेति नेति। ब्रह्म क्या है इसकी परिभाषा के साथ साथ बोलते हैं ब्रह्म सूत्र में कि नेति नेति, यही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। अरे तो जितना है उतना बताइए ना, ये इतना अमूर्तीकरण क्यों है? और अगर पहचान का आधार कार्ड देता है तो पहचान के कंपोनेंट क्या क्या है? क्या नागरिकता हमारी पहचान का हिस्सा नहीं है? क्या हमारा जन्म हमारी पहचान का हिस्सा नहीं है? क्या हमारा लिंग हमारी पहचान का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है तो ठीक है, आप बता दीजिए ना कि ये है क्या पहचान का हिस्सा, कि क्या जैविक पहचान का हिस्सा है? तो ये कुल मिलाकर के जो गैर जरूरी होता है उस पर टिप्पणी बेसी करते हैं, और जो जरूरी बात होती है उस पर टिप्पणी करने से बचते हैं। आपने ठीक ही कहा कि जो जरूरी सवाल थे उस सवाल को लेने से ये लगातार कतराते रहे, और सवाल तो ठीक ही पूछा गया। अब 1200 मतदाता एक पोलिंग बूथ के लिए इन्होंने कहा है। एक पोलिंग बूथ के एक मतदाता पर एवरेज 2 मिनट का समय अलॉट इन्होंने किया है। पहले भी ये संख्या होती है घटती बढ़ती रहती है, तो इन्होंने 1200 निर्धारित किया है, तो अच्छी बात है। बीच में कुछ टाइम रिलैक्स टाइम होता है, इसमें उतना नहीं होता है। तो 60 से 70 सेकंड एक मतदाता को लगता है मतदान देने में, निकलने में। ये टाइम बंधा हुआ है, उसको वोट उसको अलॉट होता है, फिर वो जाके वोट कास्ट करता है, फिर मशीन रिलीज होती है, फिर दूसरा आदमी जाता है, जिसमें 50-60 सेकंड का समय तो लग ही जाता है, 1 मिनट तो लग ही जाता है।
इसीलिए वो 1200 तो एकदम कम्पैक्ट है, अगर जितना परसेंटेज भी उसमें वोट हो जाए तो वो तो उसमें है। दूसरी बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है सो किस तरह से इसको करेंगे, और जो नाम कटेंगे और फाइनल मतदाता सूची जब होगी तो उसका क्या करेंगे। जो नाम काटे जाएंगे उसके बारे में फिर बताएंगे कि नहीं बताएंगे, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया के 10 दिन पहले तक ये फ्रीज नहीं होगी मतदाता सूची और खुली रहेगी, इसमें कुछ भी खेल हो सकता है। ठीक ही कहा गया कि जब गणना होती है तो गणना में जिन लोगों ने भाग लिया है वो जानते हैं कि गणना में क्या होता है। गणना में होता यह है कि जो पोस्टल बैलेट होता है उसको लेकर के उसका ट्रेंड पकड़ा करके शुरू में पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसका ट्रेंड पहले पकड़ा दिया जाता है, उसके बाद ईवीएम जब खुलता है तो उसका ट्रेंड धीरे धीरे उसी को फॉलो करता है। कभी कभी यह संभव नहीं भी होता है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि 2 राउंड पहले तक आप इसको पूरा करेंगे, इसका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, क्यों ऐसा करेंगे। कोई भी सिस्टम जब आप बदलते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके पीछे एक तर्क होना चाहिए, उस तर्क से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए। अब वो इसकी तैयारी करके वहां पर गए हैं। मेरे ख्याल से जो राजनीतिक पार्टियों ने जिस ढंग से उसमें भाग लिया है, इनको सहयोग की बात कही है या सहयोग दे ही रहे हैं, तो उनको देखते हुए इनका मिजाज लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से नहीं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड, ये लेवल प्लेइंग फील्ड करने की स्थिति में ना तो है, मनस्थिति में नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों की है, वो लोग अपना जब शोध करेंगे, अपनी जब बात कहेंगे, बल्कि कहने लगे हैं तो वे इसे संतुष्ट नहीं है। इन्होंने जिस ढंग से उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिन सवालों को मन हुआ चुना, जवाब इनके पास पहले तैयार होते हैं। पहले एक बार एक मेटाफर मैंने कहा था, ये चाबी लेकर आते हैं और बोलते हैं जिसका ताला इस चाबी से खुल जाता है वही ताला सही है, जिसका ताला इस चाबी से नहीं खुलता है वो ताला नहीं है, जिसका सवाल मेरे जवाब से मैच कर जाता है वही सवाल है, जो जिसका जवाब मेरे जवाब से मैच नहीं करता है वो सवाल नहीं है। सर जी जयशंकर जी, आप कैसे देखते हैं आज ज्ञानेश कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो सारी बातें, सारे सवाल आ गए जिनका जवाब पिछले जब से खासकर 25 जून से SIR की जब से घोषणा हुई है, कुछ बातें, कुछ सवाल, कुछ दलीलें पेश की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन और इसी बीच वोट चोरी का मुद्दा भी सामने आया, हम लोगों ने देखा, जिसको राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है, लेकिन इन चीज़ों से वो भागते हुए नजर आया। और ऐसे में अब बिहार का चुनाव है, कैसे होगा चुनाव? हमारे प्रधानमंत्री ने ही एक शुरुआत की है जो एकालाप की, तो एकालाप करते हैं, वो सवालों के जवाब नहीं देते हैं, और सवाल अगर सुविधाजनक हैं तो ठीक है, उस पर कुछ बात कर लेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, उसको इग्नोर करके अपनी बात आगे बढ़ जाएंगे वो। तो यही ज्ञानेश कुमार भी कर रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार वही कर रहे हैं जो उनको भूमिका दी गई है। मतलब इसमें हमारी राय जो शुरू से रही है वही है अभी भी, कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, और भाजपा और एनडीए की सरकार ने ही विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित करने के बाद जो कानून बनाया था चुनाव आयोग का भी, उसमें एक अधिनियम था, उसमें इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई हैं चुनाव आयोग को, तो उसके बदले तो कुछ न कुछ इनको देना ही पड़ेगा। तो वही काम ये कर रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इनकी पूरी सुनी नहीं है, कुछ इधर उधर से जो सुनने को देखने को मिला उसके आधार पे अब पता नहीं इन्होंने बताया कि नहीं बताया कि कुल कितने वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं और कितने नए वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। ये जो उसके पहले जो हम लोग बातें करते थे कि 69,000 या कितने लोग 69 लाख या कितने लोगों के नाम कटे हैं और 23 लाख या कितने जुड़े हैं, पता नहीं इसके बारे में कोई सवाल था या कि नहीं था, और उन्होंने उस पर कोई जवाब दिया कि नहीं दिया। जो कुछ सुधार की बातें कही, जैसे अभी उस पर अभी प्रफुल्ल भी बोल रहे थे कि एक बूथ पे 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, ठीक बात है, लेकिन उसमें साफ करना होगा कि वो उसी मतदान केंद्र के अंदर ही अलग बने हुए बूथ पर जाएंगे या किसी और मतदान केंद्र पे भेज दिए जाएंगे। क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता था कि जो असुविधाजनक वोटर होते थे उनको थोड़ा दूर दराज के इलाकों में उनकी पोलिंग की व्यवस्था कर दी जाती थी, जहां उनको जाने में तकलीफ होती थी, उतना दूर नहीं जा पाते थे वो, या फिर दबंगों के इलाके में दलितों या माइनॉरिटी के लोगों का वो उस इलाके में कर दिया जाता था, वहां डर के मारे वो लोग बहुत कम जाते थे, ये भी होता था। तो क्या इस सब की कोई व्यवस्था है कि नहीं है, क्या है, ये देखने वाली बात हो सकती है।
दूसरी बात यह है कि बार बार जो आधार कार्ड पे अपनी रट लगाए हुए हैं, भाई ये तो सीधे सीधे मोदी सरकार के ऊपर तमाचा है। मोदी सरकार ने आधार कार्ड का इतना फैनफेयर बनाया, हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च किए उसको बनाने में, उसको तैयार करने में, उस पर इतने विज्ञापन कहे गए और कहा गया कि इसके बिना तो आपका कोई काम होगा ही नहीं। आधार कार्ड हर चीज के लिए जरूरी है। बैंक के अकाउंट खोलना है तो, पासपोर्ट बनवाना है तो, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण हो सकता है, लेकिन जिस आधार कार्ड के आधार पे पासपोर्ट बनेगा उस आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। तो फिर किस लिए बनाया, किस लिए है? अगर हमारा जन्म तिथि हो या जन्म तिथि आधार कार्ड ऐसे तो नहीं बना देता है कि जयशंकर गुप्ता ने कह दिया कि साहब हमारा ये है डेट, आप इसको बना दीजिए। उसके लिए वो सर्टिफिकेट देखता है, सारे प्रमाण पत्र देखता है, तब उसको फॉलो करता है। या हमारा जो पता होता है उसके लिए भी जब तक उसके पास सर्टिफाइड नहीं मिलता है तब तक वो नहीं बनाता है। तो ये सारी चीजें तो आप उसमें दर्ज करते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम उसको नागरिकता। भाई आपसे कौन पूछ रहा है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र है कि नहीं है? आप ये, अगर इतना ही आपको ज्ञान है तो आप यही बता देते कि नागरिकता का प्रमाण पत्र ये होता है, वो भी आप नहीं बता रहे हैं। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हम कुछ भी बना करके लाके दे दें तो वो नागरिकता का प्रमाण पत्र हो जाएगा, वो हमारा जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, सीधे सीधे उनको ये कहनी चाहिए थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की को मान्यता देते हुए हमने उसको मान्य किया है, वो वैकल्पिक नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये 11 की जगह 12वां ये प्रमाण पत्र माना जाएगा, उसमें वैकल्पिक की बात नहीं है। तो आपको ये कहना चाहिए था कि हाँ भाई उनका निर्णय या आदेश हमको शिरोधार्य था और हमने इसको लागू किया है। तो इसके बारे में फिर वो गोलमोल बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे अभी प्रफुल्ल कह रहे थे कि भाई मतदाता सूची कैसे कब तक चलाएंगे आप? एक तो आपको बताना पड़ेगा ना, यहाँ ये अंतिम मतदाता सूची है। कल को पता लगा कि किसी ने नॉमिनेशन कर दिया और वो आपको असुविधाजनक लग रहा है, उसको खारिज कराना है, तो उसका वोटर लिस्ट से नाम गायब करवा दीजिए। पता लगा उसका नामांकन ही अवैध हो जाएगा। तो ये कब तक चलाएंगे? इसको तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात यह देखिए, सीधी सी हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारी चुनाव व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि ये बना दिया गया नियम कि साहब चुनाव की अधिसूचना जारी होने से एक दिन पहले तक आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अब नीतीश कुमार के खजाने में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जितना रिश्वत देनी थी मतदाताओं को वो दे चुके हैं। वो महिलाओं को 10,000 रुपए हर महीने हो, या बेरोजगारों का भत्ता हो, या पत्रकारों की पेंशन हो, या जो आंगनवाड़ी से लेकर के तमाम जो कर्मचारी हों उनके लिए वेतन वृद्धि या सुविधा वृद्धि हो, ये सारा वो सब कर चुके हैं। उसके बाद अब कुछ थोड़ा बचा हुआ है तो कल शायद मोदी और कौन लोग जाकर के मेट्रो का उद्घाटन और ये सब कुछ करने वाले हैं। कायदे से तो ये होना चाहिए कि चुनाव होने से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले सरकार को बाध्य कर देना चाहिए, कोई इस तरह की घोषणा न कर सके। भाई 4.5 साल तक आपने क्यों नहीं किया? महिलाओं को क्यों नहीं उनके दुख दर्द को पहचाना आपने? तब नहीं लगा कि महिलाएं बहुत कमजोर हालत में, कमजोर आर्थिक स्थिति में हैं और उनको हमको 10,000 रुपए देना चाहिए? ये काम अगर आप 2021 में करते, 2022 में करते, बात समझ में आती। अब चुनाव एकदम सर पे खड़ा है और आप अच्छा भाषण में भी कह रहे हैं कि देखिए हमने आपको ये दे दिया, अब आप हमको ये दे दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं तुमको रिश्वत दे रहा हूं, तुम मुझको वोट दे दो। कमाल है भाई। लेकिन चुनाव आयोग वहीं पे ज्ञानेश कुमार थे, एक बार भी नहीं कहा कि नहीं ये सब चीजें गलत हो रही हैं, नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में या संसदीय लोकतंत्र और चुनाव की व्यवस्था में ये सब चीजें नहीं होना चाहिए कि आप चुनाव से पहले इस तरह की फ्री बीज बांटने की घोषणाएं करते रहिए और पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। पहले क्यों नहीं कर देते थे भाई? और पैसा है कहाँ आपके पास? मतलब आप अगर पता करके बताएं कि साहब बिहार आज कर्जे में कितना लदा हुआ है, पूरा देश आज कर्जे में लदा हुआ। अभी हम देख रहे थे कहीं पे रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट है वही बता रही है कि साहब 66.34 लाख 66.34 लाख करोड़ रुपए भारत पे विदेशी ऋण है। तो आप कर्जा लेकर के कुछ भी करते रहिए, चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना उसके लिए आप फ्री बिल बांटते रहिए, कुछ भी कर दीजिए, दिखा दीजिए। पूरी इकोनॉमी आपके ध्वस्त हो चुकी है। बिहार में कोई कल कारखाना लग नहीं रहा है, कोई काम हो नहीं रहा है। बेरोजगारों की संख्या दिन रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। उस पर आपका कोई फोकस नहीं है, कोई ऐसी नीति या उदाहरण नहीं है कि उसमें आप कुछ काम कर सके। 5 साल में कुछ किया नहीं तो अब आप 10,000 रुपए बांट के, 2,000 रुपए बांट के, 3,000 रुपए बांट करके आप सोच रहे हैं कि वोटर खरीद लेंगे, वोटर को खरीद लेंगे और बाकी चुनाव आयोग तो साथ में है ही है। तो मुझे लगता है कि शायद ये
मंगलवार या बुधवार को हो सकता है कि चुनाव आयोग चुनाव तिथियों की घोषणा भी कर दे, और उसके बाद देखने का होगा कि क्या होता है। मतलब विपक्ष किस तरह से लामबंदी करता है, किस तरह से सीटों का एडजस्टमेंट करता है, और एनडीए में क्या होता है, उसके बाद थोड़ी बहुत स्थिति क्लियर होने लगेगी। हालांकि रिश्वतखोरी के मामले में जिस ढंग से इन्होंने काम किया है वो कहीं ना कहीं इनको लाभकारी हो सकता है, अगर विपक्ष उसकी काट मजबूती से करता है और लोगों को समझाता है कि भैया ये रिश्वत दे करके तुम्हारे संवैधानिक आधार, जैसे आज तेजस्वी यादव का भाषण आप दिखा रहे थे कि संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। भाई अब आरक्षण रहा भी कहाँ है? सरकारी नौकरियां तो खत्म होती जा रही हैं, सरकारी कल कारखाने जो पब्लिक सेक्टर्स के अंडरटेकिंग्स हैं वो तो सब बेच के अडानी भाई के जिम्मे किया जा रहा है, तो नौकरी मिलेगी, आरक्षण मिलेगा कहाँ से? इस पर भी बहस होनी चाहिए, इसको इन लोगों को आगे करना चाहिए कि भाई ये बताओ आप ये देंगे कहाँ से? हम ठीक है 65% नहीं 70% कर देंगे, लेकिन नौकरी है कहाँ? सरकार को तो कोई हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी थोड़ा सा 2-4 दिन के बाद राजीव जी पूरी स्थिति क्लियर होगी। और चुनाव आयोग तो हर समय संदेह के घेरे में था, रहेगा भी, आज भी है। आज भी उनके बयान से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ऐसी बात नहीं निकल के आई कि ये चुनाव आयोग में कोई सुधार हुआ है या सुप्रीम कोर्ट के हिदायतों का उस पर कोई असर पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं लगा। गोल मोल करके उसको भी घुमाने की बात ही करेंगे। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है, लेकिन चुनाव आयोग क्या कुछ करके आया है बिहार से, और SIR पर चुनाव आयोग अपनी पीठ क्यों थपथपा रहा है? आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। कैसे देखते हैं आप इस 2 दिन की यात्रा चुनाव आयोग की, और उसके बाद आने वाले समय में चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन निष्पक्षता की कितनी उम्मीद रखें? की उम्मीद तो कतई नहीं रखनी चाहिए, और ज्ञानेश कुमार जी ने इसके साफ साफ संकेत भी दे दिए हैं कि आप निष्पक्षता की कतई उम्मीद न रखें। पहली बात तो ये है कि उनको बधाई किसने दी SIR कराने के लिए, ये नहीं बताया ज्ञानेश कुमार जी ने कि भाई RJJ ने बधाई दी, कांग्रेस ने दी, भाकपा माले ने दी, CPI ने दी, CPIM ने दी। ये नहीं बताया कि SIR कराने के लिए किसने उनको बधाई दी। बीजेपी ने बधाई दी तो हो सकता है बीजेपी बधाई दी, चूंकि बीजेपी ने करवाया ही था SIR। दूसरी बात राजीव जी, आज ज्ञानेश कुमार जी एक चुनाव आयोग के मुखिया के बजाय एक राजनेता ज्यादा नजर आए। अब आप वहां जाकर भोजपुरी और मैथिली में बोल रहे हैं, और जैसा कि प्रफुल्ल जी ने सवाल उठाया कि तो उर्दू में क्यों नहीं बोले? अगर आप मैथिली और भोजपुरी में ही बोल रहे हैं तो उर्दू में भी आपको बोलना चाहिए था, तो वो आप नहीं बोले। तो हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार जी समझते हो कि जो हिंदी बोल रहे हैं वो उर्दू ही है, तो ये भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो ज्ञानेश कुमार जी स्पष्ट करें फिर इस बात को। दूसरा राजीव जी ये है कि जिस तरीके से आधार को लेकर सफाइयां दे रहे थे ज्ञानेश कुमार जी, उस सफाई में भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भाव था, और मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का मुकदमा ज्ञानेश कुमार जी पर दर्ज करना चाहिए। और वो इसलिए करना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि आप 12वें दस्तावेज के तौर पर इसको लेंगे, वो कह रहे हैं कि 11वें के बजाय 12वां हो जाए तो क्या अंतर पड़ेगा? अगर अंतर कैसे नहीं पड़ेगा भाई, 12वें के बजाय 11वां हो जाए। और फिर आप समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये नागरिकता का सबूत नहीं है, तो आप नागरिकता जांचने वाले कौन है? मुकदमा तो यही गया हुआ है कि आप नागरिकता जांचने वाले कोई नहीं है और SIR कराने वाले कोई नहीं है। तो वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला सब जुडिस है उस पर अपनी जो थे वो राय, कानूनी राय वो दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकता, हमें जो चाहे जो करना है वो हम करेंगे। तो ये भी राजीव जी अवमानना का मामला है। देखना है सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेता है कि नहीं लेता है, वरना याचिकाकर्ता 7 अक्टूबर को जब चाहे तो जाके कहें कि भाई देखिए ये तो लगातार आपकी अवमानना कर रहा है चुनाव आयोग, और ज्ञानेश कुमार जी खुद जो है वो अवमानना कर रहे हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ज्ञानेश कुमार जी ने खुलकर अवमानना की थी, सब इस मामले पे अपनी राय व्यक्त की थी, और पिछले जो तारीख थी राजीव जी उस पर कपिल सिब्बल ने कहा भी कि अवमानना कर रहे हैं, लेकिन वो बात आई गई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि याचिकाकर्ताओं को इस बार जोर देना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग के जो प्रमुख अधिकारी है सबको अवमानना के दायरे में लाया जाए और इनको अवमानना का मुकदमा इन पर कायम किया जाए, तभी राजीव जी कुछ चीजें सुधरती मालूम पड़ेंगी, वरना तो ये सुप्रीम कोर्ट को आप दिखाते रहेंगे और वोट लूटने का काम करते रहेंगे। आज साफ तौर पे जिस तरीके से बताने की कोशिश की ज्ञानेश कुमार जी ने, वो लग रहा था कि उन्होंने बता दिया है कि हम तो इसी तरीके से वोट लूटेंगे भी और आपको जो करना है कर लीजिए। ये उनके भाव जो है वो समझा जा सकता है। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो चुनाव की तैयारियां होती हैं, चुनाव से पहले जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले जाते हैं, चुनाव आयोग के लोग जाते हैं और जाकर तैयारियों का जायजा लेते हैं। अब ये नहीं बताया कि इसका कब की जाएगी घोषणा, मुझे लगता है शायद कल या परसों में इसकी घोषणा
कर सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं वो कब करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन मंगलवार को राजीव जी यानी 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें बहुत सारी चीजें देखना है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। कुल मिलाकर एसआईआर का मामला जो है वो काफी ज्यादा सवालों के घेरे में है और ये आरोप लगातार लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपने इसमें बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की है। अब ये हेरा फेरी क्यों की है? इसी तरीके से घुसपैठियों का मसला जो था भाई लगातार जो है वो अमित शाह जी गए थे अभी राजीव जी बिहार, वो कह रहे थे कि हमको 2/3 बहुमत दे दो, बिहार से घुसपैठी हम बाहर कर देंगे। तो भाई आपके पास जब तक केंद्र में बहुमत था और 2/3 बहुमत था तब फिर आपने घुसपैठिए बाहर क्यों नहीं किए? जब बिहार में आपको बहुमत मिल जाएगा तो आप निकाल के घुसपैठिए बाहर कर देंगे। भाई गृह मंत्री आप और आपके रहते हुए घुसपैठिए आ गए तो नाकारा गृह मंत्री इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो जो खुद स्वीकार कर रहा है जनता के बीच में घुसपैठिए आ गए हैं। मतलब अपनी नाकामी जो है वो जनता के सामने बता रहा है कि मैं एक नालायक और नाकारा गृह मंत्री हूँ जिसके रहते हुए घुसपैठिए घुसाए हैं, तो इस्तीफा देना चाहिए। तो इस्तीफा देने के बजाय कह रहे हैं कि गृह मंत्री कि भाई 2/3 बहुमत दे दो तो हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। ज्ञानेश कुमार जी भी नहीं बता पाए कि कितने घुसपैठियों जिस समय एसआईआर लागू किया गया था उसमें यही बताया गया था कि शुद्ध मतदाता सूची होनी चाहिए, कोई बाहरी मतदाता नहीं हो। तो मुझे लगा राजीव जी की एक औपचारिकता थी जाने की, चूंकि औपचारिकता है, उस राज्य में गए हैं, अधिकारियों से बातचीत करके आए हैं, तैयारियां करके आए हैं, तो वो औपचारिकता पूरी की। सवालों के जवाब जिस तरीके से राजीव कुमार जी का भी रवैया था, ज्ञानेश कुमार जी का भी रवैया है, सवाल ले लेते हैं, जवाब अपनी मर्जी के देते हैं, मन की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें राजीव जी अमित शाह जी से कम और नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा सीखी हैं, लेकिन चेले वो अमित शाह जी के ही बताए जाते हैं। जी प्रेम कुमार जी, लेकिन यहाँ पर गठबंधन, महागठबंधन या ये इंडिया गठबंधन, इसकी रणनीति क्या दिखाई देती है आपको? जबकि अब चुनाव सामने है, कई सारे सर्वे आ रहे हैं, प्री पोल सर्वे, ओपिनियन पोल्स, और उसमें नीतीश बाबू जो हैं वो डाउन दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम कर रहा है, भरोसा खो चुका है चुनाव आयोग, लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कह लें, उनकी रणनीति क्या दिखाई दे रही है? चूंकि आप बिहार में हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। दो चीजें समांतर ढंग से चल रही हैं। एक तरफ चुनाव आयोग जो जिस पर बहुत चर्चा हम लोगों ने की, चुनाव ईमानदारी से होंगे कि नहीं, चोरी रुकेगी कि नहीं, और इस बीच में जो मेहनत महागठबंधन ने की है, जो मेहनत राहुल गांधी ने की है, पूरे अपोजिशन ने की है, वो मायने रखते हैं। वो मेहनत वोट चोरी से जनता को जगाने के लिए भी है, वो मेहनत राजनीतिक रूप से जवाब देने की भी है, मुद्दों पर बात करते रहने की भी है, और ये हमें दिख रहा है। ये चुनाव कहीं भी चले जाइए तो कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है, जिनको बहुत आशा है वोट चोरी पर भी, जिसको बहुत आशा है मोदी है तो मुमकिन है इस पर भी, वो भी ये बात कहने की स्थिति में नहीं है कि एनडीए फिर से जीत कर आ जाएगा। तो आप बात समझिए कि एक स्थिति ये है जो सत्ता में है वो लोग ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम जीतकर दोबारा आ रहे हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से है कि हम इन तमाम चीजों के बावजूद हम जीत की ओर हैं, बेईमानी नहीं हुई तो हम जीतेंगे। बहुत बच करके भी बोलते हैं, तो ये एक क्लाउज लगा के बोलते हैं, ये सपाट भाषा में बातचीत है। अब बिहार में 2-3 बातें तो जिसको भी दिखती है वो दिखती है कि राहुल गांधी की सभा हो, तेजस्वी की सभा हो, इन सभाओं में भीड़ पैसे देकर जुटाई नहीं जाती है, जबकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में, अमित शाह जी की सभाओं में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जीविका दीदी इधर से उधर से बसों में भर भर के नाश्ता दे करके, पैसा दे करके वहां पहुंचाया जाता है। तो भीड़ की बात ये सबको दिख रही है। ऐसे में क्या है कि जो इशू है बिहार का, वो इशू निश्चित रूप से रोजगार है, जो रोजगार जिस पर सत्ताधारी दल कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो उसका कंपनसेट कर रहे हैं कि 10,000 रुपया दे दीजिए, महिलाओं को दे दीजिए, फ्री बीज दे दीजिए, और बीते कुछ समय में 1,12,000 करोड़ तो एक महीने में बटे हैं घोषणाओं के जरिए।
तो ये सब चीजें हो रही हैं इसलिए कि उनको लग रहा है कि हम वोट खरीद सकते हैं, वोट ले सकते हैं, भरोसा दे के जीत सकते हैं, ये कोशिशें चल रही हैं। मगर इन कोशिशों के बीच भी उनको भरोसा नहीं है कि वोट हम हासिल कर लेंगे। अब इसमें प्रशांत किशोर एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में इसलिए उभरे हैं कि उन्होंने 2-3 नेताओं के जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए हैं, वो भ्रष्टाचार के मामलों ने वास्तव में एनडीए की बोलती बंद कर दी है। ये लोग कहा करते थे ना कि तेजस्वी 9वीं फेल है, ये है वो है, कहते थे। आज सम्राट चौधरी के बारे में, उनकी डिग्री के बारे में, उन पर हत्या के मामलों के बारे में जिस तरीके से सवाल हुए, जो भ्रष्टाचार के मामलों में, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, इन सब पर जो सवाल उठे हैं, उसके कारण भ्रष्टाचार पर आप देख लेंगे, गौर करेंगे। मैं सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बीते कुछ दिनों में जो सभाएं हुई हैं, उसमें भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने बोलना बंद कर दिया है। और मैं ये भी बताऊं कि बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात हो रही थी, थोड़े पुराने नेताओं से, तो उनका जो वर्जन है वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। वो कह रहे थे कि क्या करें, मेरा तो मन करता है कि कभी जाके टीवी में बोल दे कि भाई अटल और अडवाणी के समय में आरोप लगते थे, अटल जी और अडवाणी जी के समय में, तो हम लोग इस्तीफा देने का प्रचलन था, इस्तीफा दे देते थे, अडवाणी जी ने भी दिया था। लेकिन आज कौन सी पार्टी है, इतना खुलकर आरोप लग रहा है, लेकिन इसका न बचाव करने कोई आ रहा है, न इस्तीफा मांगने कोई आ रहा है। एक बात और हम कहें, ये अंदर खाने की खबर है, कल की बात है, कल नीतीश कुमार जी ने इसको बड़ा गंभीरता से ले लिया। उन्होंने बीजेपी नेताओं के सामने रखा है कि भाई इस्तीफा के बारे में सोचिए, अगर नहीं सोचेंगे तो हम लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये अंदर खाने की खबर है, एक दिन पहले की खबर है। अब ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा, इसलिए मैंने कहा प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी किया है, इस मुद्दे को इतना जनता के बीच में ये चला गया है कि इसका या तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा सम्राट चौधरी जी को, और नहीं तो जबरदस्त उनको चुनाव में अपनी ही पार्टी के लोगों के विरोध और असंतोष का सामना करना पड़ेगा। आप एक आर.के. सिंह को चुप करा सकते हैं, लेकिन उस फुसाहट को नहीं खत्म कर सकते। वो दिल की बात जो नेता कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, उसका कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जो इसका असर पड़ रहा है, उसको आप दूर नहीं कर सकते। ये बात साफ तौर पर दिख रही है। तो हमें लगता है कि ये चुनाव जो है एनडीए संभाल नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं संभल रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं संभल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं संभल रही है, और सारा भरोसा उनको चुनाव आयोग से है। क्या चुनाव आयोग सत्ताधारी दल को चुनाव जिता देगा? अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, जॉर्जिया में ऐसी घटना घटी है, लोगों ने राष्ट्रपति भवन घेर लिया। तो जॉर्जिया में सत्ता के पक्ष में अगर चुनाव आयोग खड़ा होगा तो ये जॉर्जिया और बांग्लादेश और ऐसी घटनाएं यहां भी होगी, कोई रोक नहीं सकता है। जी जेनजी कह के आप डराइए मत। आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, और बिहार की चर्चा हम कर रहे हैं, और बिहार में महागठबंधन और एनडीए दोनों में जीतन राम मांझी नाराज होकर दिल्ली आ रहे थे, उनको मनाया गया, मनाने की कवायद चल रही है। अब ये सब रूठना मनाना तो चलेगा, लेकिन इन सब के बीच थोड़ा चुनाव आयोग की बात हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब राहुल गांधी 7 तारीख को लौट रहे हैं, यानी मंगलवार को लौट के आ जाएंगे विदेश से, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि उसके बाद वो हाइड्रोजन बम फोड़ें। चुनाव की घोषणा भी 7 तारीख को होने वाली है, ऐसी खबर भी आ रही है, यानी मंगलवार को। कल 6 तारीख है सोमवार, और परसों मंगलवार। कल तक जितने तबादले करने हैं, क्योंकि अभी धड़ाधड़ तबादले हो रहे हैं बिहार में,
और अभी अभी खबरें आ रही हैं कि यहाँ के डीएम, वहाँ के एसपी सब हटाए जा रहे हैं। सब कुछ होगा, कल कुछ उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, कुछ और पैसे बांटेंगे और परसों चुनाव की घोषणा कर देंगे। उस वक्त जब उधर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग दलीलें पेश कर रहा होगा या विपक्ष की दलीलों से दो चार हो रहा होगा, जूझ रहा होगा। ऐसे में क्या लगता है, यहाँ पर जरा एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात बिहार की करें तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको? कितनी चुनौतियां इन पार्टियों के पास हैं? और तब जबकि ये जानते हुए, खासकर इंडिया गठबंधन ये जानते हुए कि वोटों की चोरी हो रही है, एसआईआर में बहुत बड़ा घपला हो चुका है और उसके बाद भी चुनाव में आपको चुनाव के मैदान में उतरना है। देखिए, ये बिहार का चुनाव एक मामले में तो मील का पत्थर होगा कि लगभग 2.5 दशक से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं। पलटू मार भी उनको कहा जाता है। यहाँ वहाँ जो जिसकी भी सत्ता है वो मुख्यमंत्री रहते हैं। नतीजा इस चुनाव का कुछ भी हो, राजीव जी, एक बात तो मैं बहुत साफ मुझे दिखाई दे रही है कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे चुनाव के बाद। कोई जीते कोई हारे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बीजेपी अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना होता तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करती। बेचारे वो हाथ जोड़े हुए बैठे हुए हैं मिनटों तक वीडियो कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी के सामने कि भाई मुझे बना दो आप। तो नीतीश कुमार का जो मतदाता है, जो उनको वोट इसलिए देता है कि उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देता है, वो विकल्प इस बार खुला हुआ है। अब इसमें विपक्षियों को काम करना है, विपक्षी दलों को काम करना है कि इसको कैसे आप भुना पाते हैं। लेकिन ये बात तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बीजेपी एनडीए जीतता है तो बीजेपी नहीं बनाने जा रही उनको, और इधर से तो कोई अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो जाहिर सी बात है कि नहीं होंगे। तो एक बात तो ये तय है। दूसरा कि चुनाव आयोग भी इस चुनाव का मुद्दा बनेगा और मुद्दा बनाना चाहिए विपक्षी दलों को। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका वो मुद्दा बनेगा। बीजेपी को सामने एक और समस्या है, विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी। और मुझको लग रहा है कि 45 से 50 विधायकों के नाम कटेंगे। और अभी 75 साल के मोदी साहब तो रिटायर नहीं हुए, लेकिन कई 70 साल वाले विधायक रिटायर किए जाएंगे। बिहार में दर्जन भर से लगभग आसपास हैं ऐसे विधायक बीजेपी के जो कि इस उम्र में हैं, वो रिटायर होंगे। तो ये सब बातें हैं। लगातार जो है, जैसे आपने कहा कि कल प्रधानमंत्री जाएंगे तो घोषणाएं करेंगे, कुछ उद्घाटन करेंगे, पैसे बांटे जा रहे हैं। यानी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो मियाद है, जहां से शुरू होना है, उसका आखिरी मिनट तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो बात सुप्रीम कोर्ट को समझनी चाहिए कि बिहार के चुनाव से सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना होगा 2-3 चीजें कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी मैच्योरिटी हो, सत्ताधारी के पार्टी के अंदर खासकर, कि वो लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब ना करें। और चुनाव आयोग के पास अगर इतनी ताकत है तो वो इसको डिस्टर्ब ना होने दे। दूसरी बात कि चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव कराएगा। ये जो इलेक्टोरल रोल है राजीव जी, जो बन गया है अब, इस इलेक्टोरल रोल में चुनाव तो दिखाई दे रहा है कि अनफेयर होगा। जितने वोट डिलीट किए गए हैं, जितने वोट ऐड किए गए, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसकी कोई, इसको आप किसी भी प्रकार से आप उचित नहीं ठहरा सकते हैं कि जो इतने युवा मौत हो गई, कितने बूथ में कितनी महिलाओं के किस तरीके से नाम ऐड हुए हैं,
किस तरीके से वोटर डिलीशन हुआ है, खासकर मुसलमानों का या दलितों का या ओबीसी वर्ग के लोगों का। तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने होनी चाहिए कि क्या बिहार का चुनाव इस तरीके से होगा। और अगर इस तरीके से होगा तो कोई भी, यानी जो उनको एक ऐसा इलेक्शन कमीशन बनाना जो रेफरी है, जो चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहा है। आज ज्ञानेश कुमार जी एक व्यक्ति हैं और उनकी वफादारी अगर सत्ताधारी पक्ष के पास है, कल उनकी वफादारी बदल जाए तो वो तो प्रभावित कर देंगे चुनाव को जी। तो यानी जो एक व्यक्ति है वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि चुनाव को प्रभावित कर सकता है, कि वो उसको मालूम है कि कहाँ के मतदाता को हटाना है वोटर लिस्ट में तो फलां पार्टी हार जाएगी, कहाँ के मतदाताओं को ऐड करना तो फलां पार्टी जीत जाएगी। ये जो चाबी है ये रेफरी को दे दी गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना होगा कि इस चुनाव प्रक्रिया जो है पूरी ये बड़ी डाउटफुल है। और हम लोग महीनों से, मेरे ख्याल से डीबी लाइव ने सबसे ज़्यादा चर्चा इसी पे की जब से SIR की घोषणा हुई है। और इसको सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा कि चुनाव, बिहार का चुनाव ऐसा नतीजा हो, ऐसा कॉन्डक्ट हो चुनाव का कि जनता को लगे कि हाँ भाई चुनाव फेयर हुआ है। अभी तक तो नहीं लग रहा है। जी। प्रफुल्ल जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ एक सबसे बड़ी चुनौती इस चुनाव में, और ये जानते हुए कि सब गड़बड़, सब नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद भी विपक्ष का इस चुनाव में जाना, लड़ना है तो चुनाव में तो जाना ही पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना है तब भी, लेकिन फेयर चुनाव की बात, क्योंकि इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, कितनी चुनौतियां हैं विपक्ष के पास आज की तारीख में, और कैसे, क्या आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी कुछ और 4-5 सैंपल और लेके आते हैं, जिसको हाइड्रोजन बम कह रहे हैं, वो लेके आते हैं, तो कोई दबाव, कोई प्रभाव उसका पड़ेगा चुनाव आयोग के ऊपर? अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयुक्त जी जो हैं वो वैसे सवालों को छोड़ के आगे निकल लेते हैं, बिल्कुल ही उसी अंदाज में बात करते हुए या इग्नोर करते हुए नजर आते हैं जिस अंदाज में बीजेपी के नेता करते हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशांत सर ने कई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बताए और वो मुद्दे ये बताए कि ये अनफेयर होगा, ये साफ साफ दिख रहा है। जब मतदाता सूची ही फाइनल नहीं हुआ है तो फिर आप चुनाव प्रक्रिया को कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक यही पता नहीं है कि कौन मत देगा नहीं देगा। तो इसको फाइनल करना पहले जरूरी था। इसके किए बिना मुझे लगता है कि सीधे सीधे जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा। ये जूरिस्प्रूडेंस नहीं कहता है कि आप जो है सो फ्रेजाइल मतदाता सूची को लेकर के आप चुनाव में जाएं, पहले तो इसको फाइनल करना होगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई राय दे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि सर ने कहा, कि चुनाव आयोग अपने आप में मुद्दा होगा। क्यों मुद्दा होगा? क्योंकि जनता के पास जो आधार जो है वह बहुत बड़ा एक संतोष का कार्ड था, उसकी पहचान का था, वो छाती से लगाए रखता था। कहीं भी जाता था भारत में, चाहे वो पलायन करके जाए, जो बिहार का मुद्दा है, तब भी वो आधार को रखता था और उसे अपनी पहचान का आधार बनाता था। और पूरे भारत में उसको लोग स्वीकार करते थे, पड़ोसी देशों में भी स्वीकार करते थे। अब जिस तरह से ये कर रहे हैं, पहले भी मैंने कहा था कि ये आधार के डाटा का इस्तेमाल सरकार अपने प्रयोजन के लिए तो करेगी, लेकिन हमें जो आधार की शक्ति है उसको लगातार जनता से छीन लेगी। इसलिए आधार भी एक मुद्दा बनेगा। देखिए जो इंडियन रियलिटी है, जो भारतीय यथार्थ है, उसकी उपेक्षा करके हम किसी चीज को समझ नहीं सकते हैं। खास करके जो मास एक्सेसिबिलिटी की चीज है उसको नहीं समझ सकते हैं। आधार कार्ड का जब फैसला हुआ था उस समय में भारत में बहुत सारे लोगों के पास न जन्म प्रमाण पत्र था और न उनका इस तरह का कोई प्रमाण पत्र था जिससे वो साबित कर सके। तो उम्र की जहां तक बात है, मैं जरा आधार कार्ड पर आपको थोड़ी सी बात कहूं कि देखिए, एक है उम्र होती है कि हम जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से आज तक के दिन की जो अवधि होती है उसको बोलते हैं उम्र। और वयस बोलते हैं उसको कि जब हम 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो हमारे उस दिन जितनी वयस हो जाती है उसमें हमारा वो वयस होता है। और उसमें एग्जैक्ट डेट टू डेट और दिन टू दिन नहीं निर्धारित होता है, तो उस पर और आयु बोलते हैं पूरे जीवन काल को। आधार कार्ड हमारे उम्र का तो प्रमाण नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन हमारे वयस का प्रमाण जरूर होता है।
आप जानते हैं, आप देखेंगे, लोगों को पूछेंगे, जिन लोगों के पास जन्म का प्रमाण पत्र नहीं भी होता है, उनके आधार में भी उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। तो कैसे लिखा जाता है? इंडियन रियलिटी को देखते हुए उस समय में अथॉरिटी ने तय किया था कि जिनके पास ऐसा प्रमाण नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र, उनके लिए 1 जनवरी और उस साल का, अनुमानित साल का 1 जनवरी 1 अमुक तारीख 1 अमुक साल को स्वीकार कर लिया जाएगा एक निश्चित अवधि तक के लिए। तो इसीलिए आधार में जो जन्म तारीख लिया, किसी के कहने पर नहीं लिया गया है। या तो आपके पास जन्म का प्रमाण हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसमें माना गया, वो सर्टिफिकेट हो तब आपका वह लिखा जाएगा, और अगर वह नहीं है तो 1 और जो भी साल हो वो साल आपके वयस को देखते हुए वह एंट्री किया गया है। तो दूसरी बात है, इसको पहचान का आप बोलते हैं कि बिना आवासीय पहचान का उसमें एड्रेस नहीं लिखा गया है। आप एक बुनियादी लिए हैं, चाहे बिजली का कार्ड हो जो शहर में है, गांव में पंचायत का डॉक्यूमेंट हो, या पंचायत प्रतिनिधि वहां रहते थे, तब आधार बनता था कि हाँ ये इस गांव का आदमी है। ये ऐसे नहीं हुआ है कि गए और लिखा दिए और बोले कि हाँ एक टिकट दीजिए, जैसे विंडो से रेलवे का टिकट काटते हैं वैसे आधार नहीं बना था। तो उसका अपना एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में आधार बना है। आज जब हमारे पास जो आबादी आ रही है, उसका जो जन्म तारीख का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है, तब जाकर के वो चीजें धीरे धीरे वो खत्म होगी कि आपको वो उसकी जरूरत होगी। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, और अभी भी हमारे मतदाता सूची है। इसलिए ये कहना कि हम आधार, चूंकि जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, वह एडल्ट है कि नहीं है, उसको हम कैसे निर्धारित करेंगे? श्रीमान जी, सिर्फ आपको निर्धारित नहीं करना है। ये जब पोलिंग ऑफिसर जब वहां पर वोट डालने के लिए जाएंगे और एक 18 साल का बच्चा अगर बोलेगा, 10 साल का, 17 साल का, 15 साल का बच्चा बोलेगा कि हमारी उम्र 80 साल है, 60 साल है, तो लोग तुरंत छांट देंगे। वहां चैलेंज की व्यवस्था रहती है, स्क्रूटनी, फाइनल स्क्रूटनी होती है, जहां पर वोट डाला जाता है बूथ कैंप में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो करता है। इसलिए आधार को छीन रहे, तमाम तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय यथार्थ की उपेक्षा कर रहे हैं। जिस यथार्थ के वातावरण में आधार का स्वीकार किया गया था, आधार बनाया गया था। इसलिए ज्ञानेश कुमार जी चाहे जितनी बात कहें, ये बात बिल्कुल साफ साफ है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहते हैं। वे अंत तक चाहते हैं अपना खेला करते रहना। आखिर जनता को फाइनल वोट लिस्ट, वेरीफाइबल वोटर लिस्ट कब बनेगा? आप जानते हैं कि जब वीवीपैट आया था उस समय उसको क्या कहा गया था? उसमें वोटर वेरीफाइबल पेपर ट्रेल ऑडिट बताया गया था। उस वीवीपैट के जो कागज होता है उसकी वेरीफाइबिलिटी का उपयोग कब किया गया? नहीं किया गया। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया तो कहा उन्होंने 5% का कर लीजिए। क्यों नहीं पूरा कर लें? आखिर उस पर क्यों नहीं तैयार होते हैं? और वीवीपैट में जो लाइट के मामला पहले उठता था, हम लोग का ध्यान इसमें वीवीपैट पर नहीं है, जो वीवीपैट में जो लाइट जलता था उसके गिरने के पहले ही लाइट बंद जाता था। लाइट जो हम डालते थे सिंबल दिखता था, और लेकिन ब्लैक हो गया तब वो गिर जाता था। वहां भी शंका जाहिर की गई थी, तो उसको भी लेकिन प्रिंट क्यों नहीं करते? एक बात इन्होंने मॉक पर भी कहा है, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मॉक के सारे डाटे मिटा दिए जाएंगे। मॉक के डाटे तो ऐसे ही मिटा दिया जाते हैं। मॉक का नियम ये होता है, अगर 30 सेकंड का समय हो तो मॉक का नियम ये होता है कि हर कैंडिडेट को कम से कम 5 वोट और टोटल 50 वोट उसमें कास्ट होने चाहिए। जितना भी कैंडिडेट होता है सबको कम से कम 5 वोट और कम टोटल 50 वोट पोल होने चाहिए। अगर 2 ही कैंडिडेट है तो 5 में तो 10 ही हो जाएगा, 10 ही फिनिश हो जाएगा, तो तब 25 देना होगा। तो उसको करने के बाद उसकी गिनती की जाती है और ये बताया जाता है, लिखा जाता है, और वो एक लिफाफा में बंद होता है, उसको प्रमाण के रूप में पेश किया जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि उसको मिटा दिया जाएगा। मिटा तो दिया ही जाता है, लेकिन उसका फिजिकल रिकॉर्ड रखा जाता है। अब जब ये वेबकास्टिंग करेंगे तो कितने दिन का रखेंगे, देंगे नहीं देंगे, इसलिए कहीं से भी ये उम्मीद तो नहीं है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 100% बूथों की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ है कि क्या 100% बूथों की रिकॉर्डिंग होती है, मतदान केंद्रों की रिकॉर्डिंग होती है? 2024 के डेटा आप मंगवाइए, जो इलेक्शन हुआ है उसमें नहीं है, 50% भी नहीं हुआ है। कुछ जोड़ना चाहते हैं प्रफुल्ल जी? आप जोड़िए, फिर आता हूँ सीधे। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डिंग एंड वेबकास्टिंग। यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वेबकास्टिंग तो जैसे अभी हम लाइव कर रहे हैं वैसे लाइव वेबकास्टिंग ऐसा करेंगे क्या?
लेकिन सवाल यह है कि अभी एसआईआर में हम बीएलओ जाते थे गांव में तो उनका मोबाइल और इंटरनेट काम नहीं करता था बिहार में जी। कई जगह से आई बात, और उन गांवों में बूथ बनाएंगे और वहां से वेबकास्टिंग करेंगे। किसको मूर्ख बना रहे हैं ज्ञानेश जी? क्या सुना रहे हैं आप? क्या सुना रहे हैं और क्या बता रहे हैं? मोबाइल ले जाएंगे और वहां रखने की व्यवस्था होगी, ये पहले से है, ऐसा तो कोई नया थोड़ी है। हम भी मोबाइल ले जाते हैं, वहां पे अलग बाहर रखने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था। आप नया क्या बता रहे हैं? नया बताइए, जो सवाल पूछा गया सवाल का जवाब दीजिए। आप भाग रहे हैं, इसीलिए आप पिछली बातों को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच, चूंकि अभी आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो एक बात याद आई, एक खबर याद आई। सोनम वांगचुक, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एनएसए लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी, उस पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और उसके बाद उनको भेज दिया गया जोधपुर जेल में। उनकी पत्नी ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई होनी है कल। और जिस बेंच के पास ये केस गया है, ये वही बेंच है जो उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत तमाम लोगों के केस जो बेंच सुनने वाली है, जो 7 तारीख को सुनने वाली थी, 27 तारीख को सुनेगी अब। और उसी बेंच के पास कल, यानी जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अंजारिया की बेंच कल सुनवाई करेगी सोनम वांगचुक की, और इसकी लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे। सोनम वांगचुक पे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है, क्या सुनवाई चल रही है, क्या दलीलें पेश की जा रही हैं, दलीलें पेश करने का मौका मिला भी कि नहीं मिला, ये सारी चीजें कल हम आप तक पहुंचाएंगे। दिन में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, ब्रेकिंग के साथ हम आप तक पहुंचेंगे। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट की और भी तमाम, और परसों 7 तारीख है, 7 और 8 लगातार एसआईआर पर सुनवाई है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चला, और इसकी वैधता पे, इसकी संवैधानिक वैधता कितनी है, उस पर सुनवाई अभी होनी है 2 दिन, और उसके बाद फैसले का इंतजार रहेगा। तो देखेंगे कल, परसों, नरसों, लगातार आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ है। असलम जी हमारे साथी पूछ रहे हैं कितने बजे, शायद अब देखते हैं, समय की घोषणा भी नहीं हुई है, और कितने नंबर पर यह केस है इस पर ही होता है, ये जज साहब बताते हैं। और जज साहब से पहले वहाँ जो रजिस्ट्री है वो तय कर देती है कि किस बेंच पे जाना चाहिए। जैसे 7 तारीख को सुनवाई होनी थी उमर खालिद की सुनवाई, और जज साहब ने बोल दिया, दोनों बेंच ने ये कहा कि 7 तारीख को सुनेंगे। उसके बाद रजिस्ट्री से ये मामला पहुंच गया 27 तारीख तक, यानी 27 अक्टूबर को। तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में भी कुछ चल रहा है, और इस बारे में वहां के वरिष्ठ वकील जो हैं वो इस बारे में कई बातें करते हैं। अगली बार जब हम पॉडकास्ट करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी साहब से, तो ये सवाल जरूर उनसे पूछेंगे, और आखिर रजिस्ट्री में चल क्या रहा है ये जानने की कोशिश। हालांकि पहले भी हम लोग पूछ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर तरोताजा घटना के साथ, यानी घटना यही है कि जो सुनवाई 7 तारीख को ऐलानिया सुनवाई थी, उमर खालिद, शर्जिल इमाम समेत 6 जो आरोपी हैं उनकी बेल याचिका पे, जमानत पे, वो सुनवाई आखिर कैसे 7 की जगह 27 कर दी गई, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन कल सुनवाई है सोनम वांगचुक पे, और वो हम आप तक लाइव लेके आएंगे। और उसके बाद परसों हम लाइव 7 तारीख और 8 तारीख लगातार लाइव लेकर आएंगे एसआईआर पे। लेकिन उसके अलावा न्यूज पॉइंट और तमाम हमारी जो लाइव टेलीकास्ट हमारे होते हैं वो तो होते रहेंगे, वीडियोज जो बनते हैं वो बनते रहेंगे। आता हूं सीधे अब जयशंकर जी आपके पास, जरा आपसे समझूं कि कितनी चुनौतियां हैं विपक्ष के पास, जब सब कुछ दिख रहा है कि गड़बड़ है, घोटाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। जो राहुल गांधी लेके आते हैं और मीडिया के लोग जाके पूछ रहे हैं, तो पता भी चल रहा है कि हाँ गड़बड़ियां हैं। राजूरा में जो घटना घटी, चाहे वो आप देख लीजिए कर्नाटक में आलन सीट पे, चाहे महादेवपुरा सीट पे, सब जगह हम लोगों ने देखा। कुछ सीटें और आ जाएंगी, लेकिन चुनाव आयुक्त साहब तो बिल्कुल पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं। कितनी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने? बहुत मजबूत चुनौती है। चुनाव आयोग में सुधार की कोई गुंजाइश तो है नहीं। चुनाव आयोग पार्टी के रूप में काम कर रहा है, वो करेगा ये मांग करके ही विपक्ष को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि विपक्ष की रैलियों में भीड़ हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2020 में भी इसी तरह की भीड़ तेजस्वी यादव की रैलियों में होती थी, और उसके बाद नतीजे तो कुछ और आए। तो इससे भी विपक्ष को थोड़ा सा सावधान रहना होगा, और फ्रीबीज को
बहुत हल्के में नहीं लेना होगा। महिलाएं जो है नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जनाधार मानी जाती रही हैं अभी तक, और उनको 10,000 रुपये मिलना, उसकी पहली किस्त शायद मिल भी गई होगी, तो एक बड़ी बात है, इसको ये लोग भुनाएंगे। लेकिन दूसरी बात, जैसे प्रशांत अभी कह रहे थे और हम लोगों की भी सूचनाएं यही हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे। तो अगर ये मैसेज चला गया उनके जनाधार के बीच में, महिलाओं के बीच में, ओबीसी के बीच में, दलित समुदाय के बीच में, तो एक तो उनकी जो 17-18 सालों की इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी का सवाल कोई हल नहीं हुआ, महंगाई और भ्रष्टाचार का सवाल कोई हल नहीं हुआ। यही नीतीश कुमार कभी बड़े दमखम के साथ, जब तेजस्वी यादव उनके सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उनके सरकार में मंत्री थे, तब चिड़ियाघर में जब कुछ मिट्टी का कुछ घोटाला सा, उस तरह के कुछ आरोप लगे थे, और उसके आधार पे उन्होंने इनसे स्पष्टीकरण मांग लिया था तेजस्वी यादव और राजद के लोगों से, और उसके बाद वो सरकार से अलग होने का उन्होंने बहाना बना लिया था। आज उस हैसियत में नहीं है वो कि उनकी सरकार में शामिल उनकी अपनी पार्टी के अशोक चौधरी के बारे में इतने बड़े करप्शन के खुलासे हुए हैं, प्रशांत किशोर ने किए हैं और डॉक्यूमेंटेड है। सम्राट चौधरी जो आदमी 3-3 नाम लेकर के रह रहा है, कभी वो जेल से छूटने के लिए नाबालिग हो जाता है, कभी उसका नाम कुछ और हो जाता है, 7वीं पास के बाद अचानक वो कहाँ से, चेन्नई से और कामराज यूनिवर्सिटी से कहाँ से कौन सा सर्टिफिकेट लाता है। टीवी चैनल वाले भी जब पूछते हैं कि भाई आपने मैट्रिक कब पास की, मैट्रिक का सर्टिफिकेट में दिखा दीजिए, उस पर वो गोल मोल करके निकल जाता है। या पांडे जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, दिलीप जायसवाल हैं, या संजय जायसवाल हैं, उनके पेट्रोल पंप से कितनी चोरी हुई है और कितना फर्जी बिलों का भुगतान हुआ है। ये सारे आरोप, जो बहुत ही गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं और भी मामले उभर करके आएंगे। विपक्ष को थोड़ा हमलावर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इसको लेकर के एनडीए गठबंधन में भी थोड़ी सी कसमसाहट है। आप अगर देखिए तो जो 5 नाम आ रहे हैं, इनमें 4 नाम ओबीसी के हैं, सिर्फ एक नाम मंगल पांडे जी हैं जो अपर कास्ट सवर्ण या आम जो भी कहा जाए उससे हैं वो, और उनके बारे में भी प्रशांत किशोर के स्वर थोड़ा सा मध्यम पड़ गए हैं। जितना आक्रामक होकर के वो सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल के बारे में बोल रहे हैं, उतना मंगल पांडे के बारे में नहीं बोल रहे हैं, या अन्य जो सवर्ण मंत्री हैं वहां। देखिए, करप्शन तो वहां इतना आम हो चुका है। प्रशांत किशोर पांडे जी कैसे बोलेंगे? हाँ, प्रशांत किशोर पांडे जी जो भी हैं, लेकिन उसको लेकर के ये लग रहा है जो दलित हैं, ओबीसीज हैं और बाकी लोग हैं, तबके लोग हैं, अल्पसंख्यक, उनके दिमाग में ये बात घुस रही है कि भाजपा का जो अपर कास्ट है वो प्रशांत किशोर के जरिए पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये मैसेज अपने आप में बहुत बड़ी बात चली गई है कि क्या वजह क्या है कि प्रशांत बाकी लोगों पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ओबीसी का होने का मतलब नहीं है कि आपको करप्शन करने का अधिकार मिल गया हो, या 3-3 नाम 4-4 नाम रखने का अधिकार मिल गया हो, या फर्जी डिग्री दिखाने का अधिकार मिल गया हो, ये नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी, देखिए बिहार की त्रासदी को समझिए, बिहार का जो भी अपर कास्ट है उसके दिमाग में बात घुसी हुई है। एक तो बीजेपी के मन में है कि साहब 77 के बाद से अभी तक हमारा कोई मुख्यमंत्री वहां नहीं बन पाया। 89 के बाद अपर कास्ट की त्रासदी है, वो समझती है अपनी को कि हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। नीतीश कुमार चाहे लालू यादव, चाहे राबड़ी, चाहे जीतन राम मांझी अपर ये ओबीसी या दलित ही होकर के मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमारा कब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक दिमाग में लोगों की बात घुस रही है कि अपर कास्ट ये सोच रहा होगा कि बीजेपी के जरिए आकर के हम अपनी सरकार, अपने आदमी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब ये बात ओबीसी के दिमाग में घुस रही है कि भाई ये कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है, क्योंकि क्यों सिर्फ ओबीसी को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बारे में तो आम हो चुका है ना कि वो बीजेपी की बी टीम के ही रूप में काम कर रहे हैं। तो बाकी लोगों को दिखाते, मंगल पांडे का भी दिखा करके कहते कि भाई ये चुनौती हम दे रहे हैं, अभी डॉक्यूमेंट है, इसके आधार पर आप बताइए, या और लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहिए। जो भी हो, विपक्ष को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई,
राजीव जी, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं अपना पर्सनल अनुभव आज मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है। 2-3 दिन पहले आपको मालूम होगा कि हम कोंडली बाजार से सामान जाके खरीदते हैं, 3-3 महीने का 6-6 महीने का कोई जाकर के वहां सामान लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हम गए, 1 नए पैसे के जीएसटी का बचत का फायदा मुझको नहीं मिला। जो पहले बिल देते थे उससे ज्यादा बिल देकर के आए हैं। जो चावल, जो आटा, जो सरसों का तेल हम 6 महीना पहले खरीदे थे या 3 महीना पहले खरीदे थे, या तो उसी दाम पे खरीदना पड़ा। सरसों का तेल तो बल्कि 2200 रुपए में लिया था हमने, टीन, परिवार का टीन लिया था 15 किलो का, वो इस बार 2600 रुपए में मिला है। तो ये चीजें बिहार के लोगों को, जो हर जगह वही है। अमूल और मदर डेयरी ने बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि साहब दूध के दाम घट गए, ये घट गए, वो घट गए। हमारे बगल में मदर डेयरी का बूथ है, वो कहता है कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो कोई सूचना नहीं है, दूध के तो कोई छूट ही नहीं है कोई, वो जो दूध का पुराना दाम है ये देखिए लिख के आया हुआ है, यही है, यही रहेगा। तो ये जो झूठा आदमी है, लफाज आदमी है, जुमलेबाज आदमी है, ये बिहार को भी जुमलों से ढक रहा है, जो जुमलों की बरसात करने वाला है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं नरेंद्र मोदी के उस आश्वासन को, जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने के पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपए दिल्ली के महिलाओं के लिए, उसमें कोई महिलाओं का तफरका नहीं किया गया था। दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जमा हो जाएंगे, तो दिल्ली की महिलाओं को तो दिया नहीं। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, 10,000 की पहली किस्त पहुंच गई, अगली किस्त कहां से आएगी कुछ पता है कि नहीं है। तो विपक्ष को इन सारे सवालों को लेकर के मैदान में हम, मुझे लगता है कि जाएंगे ही जाएंगे जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मुझे लगता है कि शायद, अगर पता नहीं जैसा आप कह रहे हैं कि 7 और 8 तारीख तक तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो हो सकता है कि उस सुनवाई के बाद चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करे। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाए या कुछ ऐसी बात आ जाए जो चुनाव आयोग के लिए बाध्यकारी हो, तो हो सकता है कि उसको, उसके मद्देनजर 2-3 दिन और करे, लेट कर सकता है। दूसरी बात है कि जो सुधार की बात हो रही है, भाई हम लोगों ने बचपन से देखा है, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब भी सबसे पहले पोस्टल बैलेट ही गिने जाते थे। और अभी भी ईवीएम की मशीनें भी जब खुलती थी, उसके पहले, जैसे हम लोग टीवी चैनलों पे बैठते हैं जब मतगणना के रुझान पर चर्चा करने के लिए, एक बार याद होगा कि शायद 2015 में बीजेपी के मुख्यालय में तो मिठाइयां बंटने लग गई थी। बीजेपी के जो समर्थित जो चैनल्स थे वो पोस्टल बैलेट के आधार पर इतने फूले समा नहीं रहे थे कि मतलब जैसे हो गया कि बस अब तो सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार तो बन गई है, लेकिन वो पोस्टल बैलेट थे। और उसके बाद जब ईवीएम खुलने लग गई तो पता लगा कि सरकार आरजेडी, कांग्रेस और जनता दल यू के महागठबंधन की बन गई थी 2015 में। तो खैर ये बातें हैं, तो इनको साफ साफ इंश्योर करना चाहिए था ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को कि साहब पहले, सबसे पहले आपको पोस्टल बैलेट को गिन करके इंश्योर करके बता देना होगा, ताकि कल को कोई 2-4-10 वोट का हेर फेर का मामला हो रहा हो, हार जीत का मामला हो न रहा है, तो कोई ये ना कहे कि नहीं पोस्टल बैलेट में देखिए अभी तो उसको गिनना बाकी था, ये कोई किसी को कहने का मौका मिले। तो एक तो ये है कि पोस्टल बैलेट सबसे पहले गिन लिया जाए। दूसरी बात ये उन्होंने कह दिया है कि 2 राउंड की काउंटिंग जब बची रहेगी तब करेंगे। नहीं, ये तो गलत कहा एकदम। विपक्ष को इस पर एकदम विरोध करना चाहिए, सीधे सीधे विरोध करना चाहिए। और दूसरी बात की हर राउंड के बाद बताना चाहिए कि कौन कितने हजार वोटों से आगे है, कितना पीछे है, सभी उम्मीदवारों को कितने वोट मिले, हर राउंड के बाद बताना चाहिए। बनारस के बारे में जैसा खबर है, सूचना है या जो बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार पीछे चल रहे थे और छठे राउंड के बाद तो शायद वो बताना ही बंद कर दिया था। फिर अचानक प्रकट कृपाला और फिर मोदी जी का विजय जुलूस निकला था। तो पता नहीं वो क्या है, हो सकता है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम उस तरफ भी कहीं इशारा ना करे या जो भी हो, लेकिन इस सब चीजें जो है ना, इसको इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि हर राउंड के बाद आपको अनिवार्य रूप से जो भी प्रिसाइडिंग अफसर होगा, वहां का रिटर्निंग अफसर होगा, उसको अनाउंस कराना चाहिए आकाशवाणी से या जो भी वहां के इससे मेथड से, वो ये मस्ट होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, इस तरह की और भी बातें हैं राजीव जी, फिर अभी चर्चा तो हम लोग चलती रहेंगे, आज समय खत्म हो चुका है। विपक्ष को इन चुनौतियों को बहुत गंभीरता से लेना होगा, निचले स्तर तक अभी से काम करना शुरू कर देना होगा, बूथ लेवल तक। जिस तरह से भाजपा के लोग तो सक्रिय हो गए हैं। मैं 1 मिनट के लिए कहूंगा एक बात, अभी हमसे एक दिन हमारे एक मित्र बता रहे थे, वो पीठासीन अधिकारी थे, वो बता रहे थे कि एक उन लोगों की बैठक हुई थी, उस बैठक में भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा था
कि साहब हमारे वोटर तो बाहर, जैसे दिल्ली के चुनाव में हुआ था कि बाहर से जो होते हैं मतदाता, जो भरे गए हैं नाम, जो फर्जी नाम उस तरह के, वो आ करके वोट दे करके चले जाते हैं। तो ये इंतजाम पड़ोसी राज्यों से कुछ मतदाताओं को अतिरिक्त नाम जुड़वा करके उनको ला करके उनका मतदान करवाते हैं और बाकी लोगों के नाम कटवाते हैं। तो ये सब पर भी विपक्ष को बहुत ही मजबूती के साथ लामबंद रहना होगा और जीने मरने की हालत में पहुंच करके अगर इस तरह की धांधली होती है तो उसका विरोध करना होगा, क्योंकि बिहार तो विरोध की ही जननी माना जाता है, बिहार तो क्रांति का ही प्रदेश माना जाता है।